एक बार पुनः मैं माननीय राज्यपाल महोदया से अनुरोध करूंगी कि आप अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के माननीय शिक्षा राज्य मंत्री श्री मयंकेश्वर जी, दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि एवं कुलाधिपति अविनाशी लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वीमेन प्रोफेसर एसपी त्यागराजन जी, उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव एवं संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, सचिव चिकित्सा शिक्षा सुश्री श्रुति सिंह जी, संस्थान के निदेशक डॉक्टर आर के धीमन जी, डीन प्रोफेसर एसपी अम्बेश जी, सभी अध्यापकगण, उपाधि प्राप्त सभी छात्र छात्राएं, सभी पेरेंट्स, आमंत्रित महानुभाव, देवियों और सज्जनों, लखनऊ के इस 27वें दीक्षांत समारोह में आप सभी के मध्य उपस्थित होकर मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। आज के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित अविनाशी लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन कोयम्बतूर के कुलाधिपति प्रोफेसर एसपी त्यागराजन जी का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। विगत 28 सितंबर 2022 को मुझे दक्षिण भारत के मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध शहर कोयम्बतूर स्थित अविनाशी लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन के एक कार्यक्रम में सहभाग करने का अवसर प्राप्त हुआ था। इस संस्थान की स्थापना कर स्वतंत्रता सेनानी, परोपकारी एवं गांधीवादी पद्मभूषण डॉक्टर टी.एस. अविनाशी लिंगम ने तमिलनाडु राज्य में पहली बार महिला उच्च शिक्षा की नींव रखी थी, जिसका उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति, दार्शनिक एवं महान शिक्षाविद डॉक्टर राधाकृष्णन ने 24 जुलाई 1957 में किया था। आज यह संस्थान प्रोफेसर एसपी त्यागराजन जी के कुशल मार्गदर्शन में महिलाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यही नहीं, इस संस्थान ने फरवरी 2022 में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा A++ का उच्चतम ग्रेड भी प्राप्त किया है। ये यूनिवर्सिटी में देश के 14 राज्यों से लड़कियां आती हैं और पूरी यूनिवर्सिटी महिलाओं की है, बेटियां पढ़ती हैं। और मैं वहाँ 2 दिन रही, काफ़ी कुछ कार्यक्रम में मैंने हिस्सा लिया और जिस तरह ये महिलाओं को, मतलब इसमें शायद 40% महिलाएं छात्राएं आदिवासी क्षेत्र की है और वो आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं को पढ़ाना, आगे बढ़ाना और डॉक्टर बनाना, ये बहुत ही कठिन काम है मित्रों। और ये काम ये यूनिवर्सिटी कर रही है और प्रोफेसर एसपी त्यागराजन उसको मार्गदर्शन दे रहे हैं। वहाँ पढ़ाने वाली भी सभी महिलाएं ही हैं, सिर्फ 2-3 नहीं पुरुष होंगे। पूरी यूनिवर्सिटी महिलाओं से संचालित है। और मैं एक बताऊं आपको कि वहाँ की वीसी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर उसने जो भाषण दिया था, मुझे आज भी याद है कि मैंने पहली बार ऐसा भाषण सुना जो न्यू पॉलिसी पर दिया हो मित्रों। और दूसरा, वहाँ की कुल सचिव, अभी मैं तो काफ़ी कुछ यूनिवर्सिटियों को देखकर आई हूँ, कुल सचिव मतलब रजिस्ट्रार कभी एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। वहाँ की कुल सचिव ने, रजिस्ट्रार ने बेस्ट प्रैक्टिसेस पर
1 घंटा का भाषण किया था मित्रों। और 7 जो क्राइटेरिया है, एक क्राइटेरिया पर हम बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या कर सकते हैं, ये सब उन्होंने बताया था मित्रों। मतलब ये हुआ कि हम जिसको पढ़ा रहे हैं, जिसको हम ज्ञान दे रहे हैं, उसको किस तरह हमें पढ़ाना चाहिए, ये वहाँ वे लोग करते थे मित्रों। काफ़ी कुछ रिसर्च वगैरह वे करते हैं। हम तो शायद 10% रिसर्च होता होगा। पूरे भारत में सालों से रिसर्च पर कोई ध्यान ही नहीं आता है। अभी धीरे धीरे करके इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं जब वहाँ थी तब 2 प्रेजेंटेशन मेरे सामने रखा। रात को 8 बजे से प्रेजेंटेशन शुरू किया था, 3 घंटा 2 प्रोजेक्ट पर प्रेजेंटेशन हुआ था मित्रों। और ये मैंने पहली बार देखा कि इतना स्टडी, इतना रिसर्च ये दक्षिण भारत की यूनिवर्सिटी कर रही है, और सभी सहयोग से कर रहे हैं। यूनिवर्सिटियाँ भी हैं, मेडिकल कॉलेज भी है, रिसर्चर भी है, कई संस्थाएं हैं इसमें, कई प्राइवेट संस्थाएं हैं, और सबने बांट लिया है कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, और सभी का जो विश्लेषण एनालिसिस होता है एक दूसरे को मिलकर करते हैं मित्रों। तब जाकर इसका रिजल्ट हमें मिलता है। अब वो दोनों जो रिसर्च वे लोगों ने किया है उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास हो रहा है। आज जिन छात्राओं और छात्राओं ने और अध्यापकों ने पदक व उपाधियां प्राप्त की है, उन सभी को मैं अपनी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। दीक्षांत समारोह हमेशा से ही विशेष अवसर होता है, जिसमें शुरू के कई वर्षों में की गई कड़ी मेहनत को लक्ष्यों की प्राप्ति व सफलता की प्राप्ति से जुड़ते हुए देखते हैं। मित्रों, मैं इसमें ये कहना चाहूँगी, आपके पेरेंट्स का कितना योगदान इसमें रहता है उसको मत भूलिए आप लोग। आपने जितना काम किया होगा इससे ज़्यादा आपके पेरेंट्स ने काम किया होगा। कितना मार्गदर्शन दिया होगा। पैसे नहीं होंगे फिर भी आपको मेडिकल में जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, वो आपको उन्होंने माँ ने कहीं जाकर कपड़े या तो बर्तन साफ किए होंगे और इसमें से पैसे मिले होंगे और आपको पढ़ाया होगा मित्रों। और माँ और पिता ये मन में ये होता है कि मेरा बेटा पढ़े, बस आगे बढ़े, अच्छा डॉक्टर बने, अच्छी सेवा करे। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि बड़े हो जाए और फिर मुझे मेरे अंतिम समय पर मेरी सेवा करें। मैं कहूँगी कि अंतिम समय याद रखना उसका। क्योंकि देश भर में वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं। वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, इसी वजह से मैं बोलती हूँ मित्रों, ये हमारी जिम्मेवारी है। माँ बाप को, पेरेंट्स को सेवा करना, अपने पास रखना और आगे बढ़ाना, यही कर्तव्य है और यही हमारी शिक्षा है, यही हमारा संस्कार है। उसको भूलना नहीं चाहिए मित्रों। यह एक ऐसा समय है जब आप अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण चरण से दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। यह वह समय है जब आप सीखने से लेकर उपचार तक में शामिल होंगे। यह वह समय है जब आप अपनी परीक्षाओं में अंक अर्जित करने से लेकर समाज में अपनी पहचान बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। आप ऐसे समय में उपाधि प्राप्त कर रहे हैं जब दुनिया भर में भारतीय चिकित्सकों, वैज्ञानिकों और फार्मा पेशेवरों के लिए बहुत प्रशंसा और सम्मान है। भारतीय स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र को नए दृष्टिकोण, नए सम्मान और नए विश्वसनीयता के साथ देखा जा रहा है। हमारे युवाओं के मजबूत कंधों पर ही समाज को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी है।
मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अपने स्थापना काल से ही संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अपने आदर्श वाक्य पर खरा उतरा है। संस्थान ने शिक्षण के मानकों को बढ़ाया और ऊंचा उठाया है। इसके साथ ही अनुसंधान के क्षेत्र में भी नए नए मार्ग खोजे हैं और चिकित्सा विज्ञान में महत्वपूर्ण शोध किए हैं। निसंदेह यह चिकित्सा के क्षेत्र में संस्थान का अहम योगदान है। हमारे पाठक जी, कई लोगों ने कहा कि भाई पूरी एक टीम, कुलपति के साथ पूरी टीम इसमें लगी है, और हमें ये भी पता चला होगा कि यदि कोई अच्छा वीसी, दीर्घदृष्टि वाला, समय देने वाला, मार्गदर्शन देने वाला कोई ग्रुप में नहीं, सिर्फ सोचता है यूनिवर्सिटी में कैसे आगे बढ़ाऊं, नवाचार क्या करूं, रिसर्च में क्या करना चाहिए, ऐसे मार्गदर्शन देने वाले लोग जब तक यूनिवर्सिटी को नहीं मिलेंगे तब तक यूनिवर्सिटी जो हम चाहते हैं ऐसे नहीं बना सकते हैं मित्रों। और ये काम आपके वीसी ने और अपने सबने साथ में मिलकर किया है मित्रों। जब ये विषय आया था वीसी का, तब मुझे बहुत ही परेशानी थी मित्रों, कितना दबाव था, फिर भी दबाव में न आते हुए सिलेक्शन किया था। और आज भी मैं वही तरह सिलेक्शन कर रही हूँ, क्योंकि केंद्र में स्टूडेंट है और कोई नहीं है मित्रों। केंद्र में स्टूडेंट्स है और ये हमारे भावी डॉक्टर है, और ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं ना, वो भी हमारा भावी है मित्रों, भविष्य है। उनको संभालना ही हमारा काम है मित्रों। आज ये यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय स्तर का एक मुख्य चिकित्सीय केंद्र है, जो चिकित्सा क्षेत्र, नर्सिंग, चिकित्सीय प्राविधिक एवं अस्पताल प्रशासन के क्षेत्र में उपाधियां प्रदान करता है। देश के सर्वोत्तम बायोमेडिकल शोध केंद्रों में इसका अग्रणी स्थान बना है। भारत सरकार द्वारा यहाँ के स्कूल ऑफ टेलीमेडिसिन को राष्ट्रीय मेडिकल नेटवर्क के प्रभारी केंद्र के रूप में पहचान मिली है मित्रों। इसके लिए भी आपको बधाई देती हूँ मित्रों। और भविष्य में भी 75 डिस्ट्रिक्ट में सभी हॉस्पिटल में ये टेलीमेडिसिन के लिए आप प्रयास कर रहे हो, इसकी भी बधाई है आपको। समाज के कमजोर वर्गों और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों सहित अन्य सभी नागरिकों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना एक चुनौती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह एक ऐसा संस्थान है जहां आसपास के पड़ोसी राज्यों सहित पड़ोसी देशों से भी लोग उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने के लिए आते हैं। इस संबंध में नई तकनीकों और विशेष रूप से टेलीमेडिसिन का उपयोग काफ़ी मदद करेगा। मैं चाहूँगी कि संस्थान तकनीकी संसाधनों के साथ साथ चिकित्सा के विभिन्न तरीकों को भी बढ़ाने के ध्यान में ले। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि संस्थान में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत की गई। मुझे बताया गया कि हाल ही में यहाँ गुर्दा प्रत्यारोपण और थायराइड की रोबोटिक सर्जरी की गई। यहाँ रोबोट तो काफी समय से आ गया था ना, एक कॉर्नर में पड़ा हुआ था। जो देश में प्रथम बार की गई रोबोटिक सर्जरी है, इसके लिए मैं संस्थान के चिकित्सा वैज्ञानिकों को बधाई देती हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का प्रयास है कि गरीब और मध्यम वर्ग का इलाज, उस पर खर्च कम से कम हो, इलाज भी बेहतर मिले और इसके लिए उसको दूर तक जाना न पड़े। इसलिए आज देश में एम्स, मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पतालों में क्रिटिकल केयर सुविधाओं और गांव में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने पर एक सीमलेस कनेक्टिविटी पर जोर दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत अधिकतर परिवारों को 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। इस योजना के तहत अब तक पूरे देश में
3,60,00,000 गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज हो चुका है। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना द्वारा 22 करोड़ की धनराशि से 6,000 रोगियों को लाभ प्राप्त किया है और आपने उसको अच्छे बनाकर घर पर भेजा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अति निर्धन लोग कहाँ जाएंगे? तो 1.27 करोड़ रुपया के उपचार किया है और इसमें 980 रोगियों को स्वस्थ बनाया है मित्रों। तो हॉस्पिटल तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल गरीबों के लिए ही। यह संतोष का विषय है कि इस प्रकार की योजनाओं का सबसे अधिक लाभ देश की महिलाओं और बेटियों को मिल रहा है। हम सब जानते हैं कि हमारे समाज में महिलाओं को कितनी ही तकलीफ हो, शरीर में पीड़ा होती हो, पर वे परिवार में किसी को बताती नहीं। मित्रों, आज हिमाचल प्रदेश में चंबा में प्रधानमंत्री जी का प्रवचन था। मैं सुनकर इधर आई हूँ चंबा में। उन्होंने ये सब बात बताई कि महिलाएं घर में है, वो बीमार है, पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन कभी भी वो फरियाद नहीं करेगी, वो सहन कर लेती है मित्रों। और अपने आप हॉस्पिटल में भी नहीं जाती है। पीड़ा हमें पता होना चाहिए कि माँ आज स्वस्थ नहीं लगती है। घर में बेटी हो, बेटा हो, बहू हो, उनको ये पता चलना चाहिए कि आज माँ का फेस अच्छा नहीं लगता है, कुछ निराश लगती है, ये तो कुछ लगती है। तो जिम्मेवारी हमारी है कि माँ को पकड़कर हॉस्पिटल में ले जाए और उसकी अच्छी सेवा करवाए। क्योंकि वो ये सोचती है कि भाई ये ऑपरेशन होगा तो 1,00,000 2,00,000 रुपया में चला जाएगा। बेटा 12वीं कक्षा में है और उसको मेडिकल में इंजीनियरिंग में जाना है, फी भरनी है, तो कहाँ से लाएंगे? चलिए मेरा तो दुख दर्द हो जाएगा लेकिन उसका कल्याण हो, वो सोचती है। और इसी वजह से मैंने कहा कि माँ को मत भूलना। आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ लेने वाली बहनें 50% से ज़्यादा है मित्रों। सबसे ज़्यादा लाभ महिलाओं को मिला है। आज केंद्र एवं राज्य सरकार देश में प्रत्येक गरीब तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने का अभियान तेज गति से चला रही है। इसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक सुधार किए गए हैं। चिकित्सा की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए मेडिकल सीटों को भी बढ़ाया गया। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत देश के गांव-गांव और घर-घर तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। जन औषधि योजना के माध्यम से गरीब और मध्यम वर्ग को सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। आज के अवसर पर मैं अपने भावी चिकित्सकों से कहना चाहूँगी कि मजबूत एवं आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हमारी वैश्विक सोच के केंद्र में है। संस्थान से उपाधि प्राप्त करने वाले चिकित्सक स्थानीय संसाधनों, अनुभव एवं ज्ञान का उपयोग कर शोध तथा इनोवेशन के माध्यम से स्थानीय विकास को बल प्रदान करके शिक्षा को सही अर्थों में उपयोगी बनाएं। अपने आसपास के वातावरण से सीखना भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षा क्लासरूम और पाठ्यक्रमों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। आज वैश्विक परिवेश ने युवाओं को अनेक अवसर प्रदान किए हैं, किंतु चुनौतियाँ भी कम नहीं है। हमारे युवाओं को चुनौतियों का समाधान करते हुए जीवन में सफलता के शिखर पर चढ़ना है। हमारे देश में चिकित्सक सबसे सम्मानित पेशेवरों में से एक है। कोविड महामारी के बाद समाज में चिकित्सकों का सम्मान और बढ़ा है, क्योंकि लोग आपके पेशे की गंभीरता को जानते हैं। मेरी आप सभी से अपील है कि आप अपने व्यवहार में प्रसन्नता बनाए रखें। यह आपको रोगियों को प्रसन्न रखने और उनका मनोबल ऊंचा रखने में मदद करेगा। मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसे चिकित्सकों को देखा है जो अपनी नौकरी में उत्कृष्ट होने के साथ रोगियों और यहाँ तक कि अपने स्टाफ के साथ अपने प्रसन्नचित्त व्यवहार से अस्पताल के परिवेश को अच्छा बनाए रखते हैं। इससे लोगों में आशा जगती है और यह रोगियों को जल्द स्वस्थ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपचार है। अपने व्यवहार से हास्य परिहास को शामिल रखें।
आप उन लोगों में शामिल हैं जो राष्ट्र के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। आप बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं तभी प्रदान कर सकते हैं जब आप अपने स्वास्थ्य और फिटनेस पर भी ध्यान देंगे। योग, ध्यान, दौड़ना, साइकिल चलाना, संगीत सुनना ऐसे फिटनेस मंत्र है जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने रखने में मदद अवश्य करेगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का कहना था कि शिव जाने जीव सेवा, अर्थात लोगों की सेवा करना भगवान की सेवा करने के समान है। यदि किसी व्यक्ति के पास इस महान आदर्श को प्राप्त करने का अवसर है तो वह है चिकित्सक। मेरा आग्रह है कि आप करुणा भाव बनाने का कोई भी अवसर अपने हाथ से न जाने दें। अपने पूरे कैरियर में आप नैतिकता के मानदंड और पेशेवर कौशल के उच्चतम स्तर को बनाए रखें। भावी चिकित्सकों को यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आसपास के समुदाय के लोग उनकी ओर सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। उन्हें अपने पेशे के अनुरूप श्रेष्ठ आचरण बनाए रखना चाहिए। और हम लोग ये मानते हैं कि हमारे डॉक्टर और मरीज का जो संबंध है, तो मरीज ये देखता है आपको और आप में भगवान का दर्शन करता है। मित्रों, भगवान का दर्जा दिया है। तो ये जो भाव है ये बनाए रखना, सही में मैं भगवान हूँ आपका। मित्रों, नेक एक्रेडिटेशन, और आपने बताया कि 7वें स्थान पर ये यूनिवर्सिटी है देश भर में। अब आपको संतोष है इसमें? संतोष है तो हाथ जरा खड़ा कर दिए। तो कौन सा नंबर होना चाहिए? तो नंबर 1 लाना है। और इतनी ताकत इधर बैठी है मित्रों, इतनी फैकल्टियां हैं आपके यहाँ, इतने डॉक्टर हैं इधर, और सब मिलकर अच्छा काम कर रहे हो। इसमें और 2% 4% ज़्यादा काम करोगे तो देश में पहला नंबर आप प्राप्त कर सकते हो। और नेक एक्रेडिटेशन में भी आपको आगे बढ़ना है और इसके लिए आपको प्रयास करना है मित्रों। अंत में मैं एक बार फिर आप सभी चिकित्सकों, आपके माता पिता, आपके गुरुजनों को बधाई देती हूँ। इसके साथ ही आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के सभी भावी प्रयासों के लिए अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।